नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 21 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्वाड बैठक से पहले भारत ने भेजा चीन को पैगाम, बोले शांति अगर चाहिए तो कायदे में रहना पड़ेगा। ड्रैगन के खिलाफ एजेंडा तय हो गया है। क्वाड मीटिंग से पहले 24 सितंबर को होगी मीटिंग। दूसरी बड़ी अपडेट, पीओके में पूर्व आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है चीन। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। तो वहीं पाकिस्तान भी कर रहा है लगातार सीज फायर का वायलेंस, जी हाँ, दरअसल घुसपैठ कराने की कोशिश। तीसरी बड़ी अपडेट, तालिबान नेतृत्व से मिलने काबुल पहुंच चुका है WHO प्रमुख ग्रेवियस टेड्रोस। इसके बारे में आपको बताएंगे आखिर क्यों। तो वहीं चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारत से में फिर से घुसपैठ की तैयारी कर रहा चाइना। भारतीय सीमा के पास रात में दाग रहा है भीषण गोले। युद्ध की तैयारी लगभग तेज होने की बारी। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच ऑकस ने बजा रखी है चीन की बैंड। जी हाँ, जानेंगे कैसे भारत को एकजुट होने की तैयारी, और भारत और फ्रांस भी ऑकस का हिस्सा होने जा रहे हैं, वो भी बताएंगे। रशिया में हो गया है आतंकी हमला, जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके जानेंगे। पाकिस्तान में हिंदू परिवार पर जुल्म हो रहा है। खेत में काम करते हुए प्यास लगी तो मस्जिद के नल से पानी पीना भारी पड़ गया है। जमकर पिटाई की गई है हिंदू लड़के की, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच रूस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, ये हमने आपको बताया। तो एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। तालिबानी काबुल एयरपोर्ट पर नहीं आना चाहते हैं, कोई एयरलाइंस उड़ान नहीं भरना चाहते हैं, तो तालिबान को करारा झटका। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन पाकिस्तान ही नहीं तालिबान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों क्वाड देशों की मीटिंग से पहले पीएम मोदी और भारत सरकार की तरफ से चीन को भेजा गया पैगाम, बोले सीमा पे शांति चाहिए तो कायदे में रहे। ड्रैगन के खिलाफ एजेंडा हुआ तय। अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक से पहले भारत ने चीन को काफ़ी सख्त संदेश भेज दिया है। भारत ने चीन को कहा है कि अगर सीमा पर वो शांति चाहता है तो उसे सीमा शर्तों का पालन करना ही होगा। भारत सरकार ने इसके साथ ही क्वाड का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। और जिस तरीके से चीन को सख्त संदेश भेजा गया है, उससे जाहिर हो रहा है कि क्वाड की बैठक किस दिशा में होने वाली है। दरअसल भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि हमने संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। भारत ने चीन को जो संदेश भेजा है उसमें भारत की तरफ से 3 मुद्दों पर बातचीत की गई है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि भारत चीन संबंध का विकास 3 मुद्दों पर निर्भर करता है। पहला मुद्दा है आपसी सम्मान, दूसरा है आपसी संवेदनशीलता, और तीसरा है आपसी हित। अगर ये चीज़ें चीन नहीं करेगा तो फिर क्वाड 24 तारीख को ऐसा ऐलान होगा कि चाइना के फिर उल्टे दिन अब शुरू हो चुके हैं। क्वाड तो छोड़ो दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी वीडियो में ऑकस पर बात करने वाले, जिसमें भारत भी एंट्री करने जा रहा है, तो वो क्या भला है वो भी बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, पीओके में पूर्व आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है चीन। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी घुसपैठ तेज की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चीनी सेना के कुछ अधिकारी वहां काम कर रहे गाइड और पूर्व आतंकवादियों से संपर्क कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने शीर्ष स्तर पर समीक्षा बैठक में इसका आकलन किया है। और यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब भारत चीन की ओर से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्यूज़ 18 के पास मौजूद समीक्षा दस्तावेज के मुताबिक चीनी सेना के अधिकारी, मानचित्रकार और स्थानीय दुभाषियों के साथ पीओके में मौजूद प्रवासी कश्मीरियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये तो पता ही चला है, लेकिन इस बीच उरी में पाकिस्तान ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है, जिसको भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया है। जमकर गोलीबारी हुई है, जिनमें एक जवान सेना का घायल भी हो गया है। बारामूला में LOC नियंत्रण रेखा से आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ करने की नापाक कोशिश की है। सीमा पार आतंकी गतिविधि देखते ही जवानों ने मोर्चा खोल दिया और जमकर गोलीबारी की। गोलाबारी बारूद में इसमें एक भारतीय सेना घायल हुए हैं, लेकिन कई आतंकी जो हैं वो 72 हुडों के पास भी चले गए हैं। कई आतंकी ढेर भी हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्रवाई में
ताबड़तोड़ हुई इस कार्रवाई में एक्शन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि कोई आतंकी नहीं मिला, लेकिन आतंकियों के घर में घुसकर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे तालिबान के गढ़ में पहुंचे WHO प्रमुख ग्रेबोयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम सोमवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे और उनकी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद और उनके उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर सरकारी अधिकारियों सहित तालिबान नेतृत्व के साथ बैठक होने की उम्मीद है। टोलो न्यूज़ ने स्वास्थ्य मंत्री वाहिद मजरूह के हवाले से बताया है कि WHO प्रमुख के काबुल में अधिकारियों के साथ अफगान स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता में कटौती और इसे फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर भी बात करने की उम्मीद है। टोलो न्यूज़ ने सूचना और सांस्कृतिक मंत्रालय के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अहमदुल्ला वाशिक के हवाले से कहा है कि डॉक्टर ग्रेवियश प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और कार्यवाहक कैबिनेट के कार्यवाहक विदेश मंत्री भी मुलाकात रहेंगे। तो ये अपने आप में ये कौन सी चर्चा होने वाले हैं, इस पर भी सबकी नज़र है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में फिर से किस तरीके से हिंदुओं पर जुल्म हुआ वो समझिए। खेत में काम करते हुए प्यास लगी तो मस्जिद के नल से हिंदू व्यक्ति पीने लगा था पानी, जमकर मुल्लों ने कुटाई कर दी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक मस्जिद में पीने का पानी लेने के कारण एक गरीब हिंदू किसान परिवार मुश्किल पड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए उसे मार पीट दिया, बंधक बना लिया और जमकर मारा। मीडिया ने सोमवार की खबर दी है। डॉन के अखबार के मुताबिक पंजाब के रहीम यार खान शहर के रहने वाले आलम राम भील अपनी पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक खेत में कपास उठाने का काम कर रहे थे। भील ने कहा कि जब परिवार एक नल से पानी लेने के लिए पास की एक मस्जिद के बाहर गया तो कुछ स्थानीय ज़मींदारों ने उन्हें पीट दिया था। तो ये समझिए अब ये हालत है किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन तालिबान राज्य में कोई एयरलाइंस उड़ान भरने को तैयार नहीं है। जी हाँ, दरअसल आतंकवाद समझिए किस तरीके से आपके आर्थिक चपट करेगा वो भी समझिए। अफगानिस्तान पर बीते 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा हो गया था। एक महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट को दोबारा शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां अपने विमान उड़ाने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी आवाशाका को वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी ACAA ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन विदेशी कंपनियां उड़ान भरने को तैयार नहीं हैं। एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक विमान टेक ऑफ और लैंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक किसी भी विदेशी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वहां उड़ान भरने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है और अधिकारियों के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। 30 अगस्त को जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था, तब से काबुल एयरपोर्ट का संचालन बंद कर दिया गया था। तालिबान ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना एयरपोर्ट की खराब कर दी गई थी और जिसे रिपेयर करवाने के लिए भी बंद करना पड़ा था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस की एक यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोली की घटना, 8 लोगों की मौत। ये हमने आपको कल ही बताया था, लेकिन इस बीच कवर करना जरूरी है क्योंकि इसमें आतंकवादियों की भी घटना की रिपोर्ट निकल के आ रही है। रूस की यूनिवर्सिटी में हैरान कर देने वाली गोलीबारी घटना सामने आई है, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी की घटना एक के बाद एक पूरी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है और छात्र बिल्डिंग से कूद कर भागने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र कितना डर गए थे। इस घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, दरअसल रूस के पर्म शहर के एक विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि छात्र अन्य घायल हो गए हैं। रूसी जांच समिति ने ये जानकारी दी है। पर्म क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को लेकर आ रहे अलग अलग आंकड़े का फिलहाल मिलान नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं और इसमें तैमूर नाम के शख्स द्वारा गोली चलाए जाने की भी खबर निकल के आई है। अगली अपडेट, चाइना की बैंड बजा दिया है ऑकस ने। जी हाँ, भारत और फ्रांस की भी ऑकस में होगी एंट्री। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधित नेताओं द्वारा त्रिपक्षीय ऑकस रणनीतिक गठबंधन के निर्माण की घोषणा के बाद चाइना से जिस तरीके की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी,
चीन ने उससे भी ज़्यादा अपनी नाराज़गी का इजहार कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि इसके सबसे कमज़ोर नस को दबा दिया है। चीन की सरकार और भोंपू सरकारी मीडिया ने जिस तरीके से गुस्से का इजहार किया है उससे जाहिर हो गया है कि ऑकस का निर्माण जिस मकसद से किया गया है वो मकसद कामयाब होने वाला है। हालांकि ऑकस गठबंधन का कहना है कि चीन को इस गठबंधन को लेकर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन चीन को लेकर नहीं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने 16 सितंबर को एक नियमित रूप से निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑकस और ऑस्ट्रेलिया के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियों की खरीद के फैसले पर चर्चा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। तो ये अब आप समझिए, दरअसल ऑकस में आपको बता दें भारत और फ्रांस की एंट्री होने वाली कुछ दिन से, जब से ऑकस गठबंधन बना और फ्रांस को इसमें नहीं लिया गया, तब से फ्रांस जो है वो लगातार इस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर वो नज़र बनाए हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आई कि चाइना अब पूरी तरीके से मुश्किल में घिर गया। फ्रांस और भारत की एंट्री होने वाली है। फ्रांस और भारत की एंट्री इस लिहाज से क्योंकि ये निर्विवाद है कि ऑकस का निर्माण चीन को लक्ष्य पर रखते हुए किया गया है और भारत पहले से ही क्वाड का सदस्य है, जिनमें 3 और देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल। हालांकि क्वाड को अभी ये चारों देश असैन्य संगठन कहते हैं, जबकि ऑकस पूरी तरीके से सैन्य गठबंधन है। लिहाजा कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को भी ऑकस का हिस्सा बनना होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका का एशियाई महाद्वीप में मिलिट्री पहुंच कम है, लिहाजा चीन को तभी घेरा जा सकता है जब उनमें भारत को शामिल किया जाएगा। तो ये एक तरीके से भारत की एंट्री होने वाली है, फ्रांस की भी एंट्री होगी और चाइना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ क्वाड, दूसरी तरफ ऑकस। अब चाइना के दिन हो चुके हैं लगभग पूरे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं एक और। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गंभीर समस्याओं से घिरा है पाकिस्तान की सेना। घटिया चीनी हथियार और सिस्टम देख सिर पीट रहे सैन्य अधिकारी। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती की कस्में खाता है। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान सेना को खोखला कर दिया है। पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस बीच अब एक और रिपोर्ट आई कि दुनिया में चीन के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश पाकिस्तान है और बांग्लादेश थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को जो मानव रहित एरियल सिस्टम भेजा था वो पाकिस्तान की सेना की क्षमता को ख़राब कर रहा है। बांग्लादेशी थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंभीर संकट में गिरा हुआ है, क्योंकि चीन की यूएस के पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अपंग होकर धाराशाही हो चुका है। दरअसल ओवर टाइम बीडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और चाइना नेशनल एयरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बेचे गए 3 सशस्त्र ड्रोन भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और ये अब पाकिस्तान ही जो है अपना सर पैर दे मारा अपने सर में, ये हालत हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूनिसेफ ने कहा अफगानी लड़कियों की स्कूलिंग पर प्रतिबंध शिक्षा के अधिकार का है हनन, जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान लड़कियों के स्कूलों को बंद करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोलो ने एक बयान में कहा है कि अगर लड़कियों के स्कूल बंद रहते हैं तो ये लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का एक बड़ा उल्लंघन होगा। आंड्रे अजोलो ने कहा है कि यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि यदि लड़कियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर तेजी से स्कूल लौटने की अनुमति नहीं दी जाती है तो फिर इनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों की देरी से वापसी से उन्हें शिक्षा और अंततः जीवन में पीछे छूटने का जोखिम हो सकता है। तो ये दोस्तों दुनिया भर की इंटरनेशनल नेशनल जो एजेंसियां वो चिंता जाहिर कर रही हैं। अगले अपडेट, इसी हफ्ते यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। 100 शक्तिशाली नेता तय करेंगे विश्व के भविष्य का एजेंडा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 76वां सत्र अपने उच्च स्तरीय सप्ताह की शुरुआत करने के लिए तैयार है, जहाँ कोविड-19 टीकों तक पहुँच बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने पर चर्चा होगी। तो पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया था, लेकिन इस बार दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और अलग अलग एजेंडों पर चर्चा भी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 27 सितंबर तक चलेगा। हालांकि अमेरिका में लगातार बढ़ते कोविड मामले के बीच कामयाबी के साथ इस बैठक को कराना आसान नहीं होगा, लेकिन कई एहतियात बरते गए हैं।
कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण आने वाले नेताओं के साथ आने वाला दल पहले जितना बड़ा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल 4 सदस्यों तक सीमित हो रहेगा, जबकि साइड इवेंट ज़्यादातर वर्चुअली ही होगा। तो ये एक तरीके से दुनिया भर का एजेंडा तय होगा। भारत इसमें प्रमुख देश बना रहेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर पुतिन की पार्टी ने फिर से जीता इलेक्शन। जी हां, व्लादिमीर पुतिन का एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति के लगभग बनना तय हो गया है। रविवार को खत्म हुए संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि विरोधियों ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने संसदीय चुनाव जीत लिए हैं। शुरुआती नतीजों के बाद से ही पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने धांधली का आरोप लगाया है। रविवार शाम को पार्टी के समर्थकों ने रोसिया और के नारे लगाते हुए बारिश के बावजूद देश की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर जुलूस निकाला है और ये लोग नारे लगा रहे थे कि हम पुतिन के टीम हैं। तो एक तरीके से पुतिन ने फिर से जीत दर्ज की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कनाडा चुनाव भी होने वाले हैं अब की बार दक्षिणपंथी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो की विदाई तय है। दरअसल कनाडा में मतदाता देश के 44% सांसद का चुनाव करने के लिए सोमवार को मतदान कर दिया है, यानी कल। कनाडा के लिबरल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत कुछ दांव पे लग गया है। इस बार माना जा रहा है कि राइट विंग यानी दक्षिणपंथियों की सरकार बन सकती है, जो कि भारत के समर्थन वाली होगी। और भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो की विदाई इस बार मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर भी भयंकर विरोध पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये बात क्लियर कहा जा सकता है कि इस बार इनकी विदाई तो तय है, जो भारत के खिलाफ लगातार प्रवचन ज्ञान दे रहे थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, तालिबान को सऊदी अरब की 2 टूक। कश्मीर पर भी भारत का बड़ा बयान। आतंकवाद के मुद्दे पे भारत आए विदेश मंत्री सऊदी के दिया बड़ा ऐलान, बता दिया आतंकी देश नहीं मिलेगी मान्यता। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल अरशद ने तालिबान को लेकर भारत पाकिस्तान के संबंधों पर अपनी खुलकर राय रखी है और तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 1990 में तालिबान को मान्यता देने वाले 3 देशों में सऊदी अरब का भी नाम था, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ रुख कर रखा है और तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि तालिबान को मान्यता नहीं देगा। भारत आए प्रिंस फैसल ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर तालिबान की एक्टिविटी में कोई बदलाव हुआ किसी तरीके की, तो फिर वो उस पर एक तरीके से हम मुहर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर, भारतीय सीमा के पास रात में बम बरसाया चीनी सेना। ये हमने आपको बताया कि कैसे भारत से सटे सीमा पे लगातार चाइना जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहा है। हालांकि भारतीय सेनाओं ने भी 50 साल पूरे होने पर, जी हाँ दरअसल 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। जयपुर में भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष का उल्लास मनाया है। जयपुर में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेनाओं ने भी उड़ान भरी हुई है। ये भी बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों जेल में बंद आजम मुख्तार और अतीक अहमद पर मेहरबान हुए अमित शाह। ईडी करेगी पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ेगी मुसीबत। समाजवादी पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता आजम खान, बसपा विधायक बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के उगाही मामले में इन आजम खान, मुख्तार और अतीक अहमद की कुंडली खंगालेगा। आपको बता दें कि तीनों देश इस वक्त अलग जेलों में बंद है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी इन तीनों नेताओं से जल्द पूछताछ करेगी। दरअसल सपा सांसद आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद हैं, वहीं अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। ईडी ने आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब ईडी को कोर्ट से इन तीनों के नेताओं की कस्टडी को लेकर पूछताछ होगी, यानी अमित शाह के रडार में आ गए हैं ये तीनों लोग। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अतीक अहमद से मिलना चाहते थे ओवैसी, प्रशासन ने दे किया इनकार। जी गुजरात से बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM चीफ असद ओवैसी को गुजरात दौरे से पहले बड़ा झटका लग गया। ओवैसी साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से कल मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जेल प्रशासन ने मुलाकात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद साबरमती जेल प्रशासन ने AIMIM के चीफ असद ओवैसी की अतीक अहमद के साथ जेल में मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि अतीक अहमद सिर्फ परिवार के सदस्यों या फिर अपने आधिकारिक वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में नियमों के अनुसार ओवैसी के अतीक अहमद के साथ मुलाकात संभव नहीं है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, पंजाब के नए सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं। जी हाँ, अब उन पर बहुत बड़ा ब्लेम लग चुका है। दरअसल महिला विरोधी हैं चरणजीत सिंह चन्नी। महिलाओं को लेकर उन पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर, जहां पर NCW की अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चन्नी को बताया है महिलाओं के लिए खतरा। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी नए विवाद में घिर गए हैं। 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान महिला IAS अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप झेल चुके चन्नी को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चन्नी को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि एक महिला की अगुवाई वाली पार्टी ने चन्नी को पंजाब का CM कैसे बना दिया कांग्रेस ने। रेखा शर्मा ने कहा है कि 2018 के मी टू मूवमेंट के दौरान उनके यानी पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। राज्य महिला आयोग के मामले का स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें अध्यक्ष हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चन्नी तब अमरिंदर सरकार में मंत्री थे। तो इस तरीके से हालात हो चुके। अब आप समझ लीजिए, इन पर NCW ने जमकर भड़ास निकाली है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। प्रयागराज से दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। यहाँ के बाघंबरी मठ में उनकी मौत हो गई है। फिलहाल मृत्यु के कारण पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अधिकारी संदिग्ध मौत बता रहे हैं। मठ पर आवाजाही रोक दी गई है। आला अधिकारी मठ पहुंच रहे हैं। अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन पोस्टमार्टम के बारे में विचार कर रहा है। मठ पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। नरेंद्र गिरी अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। कल सुबह ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि वो लगातार तनाव में रह रहे थे। अपने शिष्य आनंद गिरी से उनका पुराना विवाद भी चल रहा था। पिछले दिनों उन्होंने आनंद गिरी को मठ से अलग कर दिया था। हालांकि बाद में सुलह भी हो गई थी, लेकिन आज इस तरीके से उनके निधन की खबर अपने